Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Shumaila Khalid, lecturer psychology. I am from Government Training College for the Teachers of Blind Lahore, which is affiliated from University of Education. I will teach you introduction of psychology, B.Ed Honors Special Education. हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। उसका हम आज टॉपिक नंबर 1.3 और 1.4 करेंगे इंशाल्लाह। एजेंडा ऑफ टुडे, हमारा जो आज का एजेंडा है वो ये है कि हम आज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. They will also know the usage of descriptive research, and they will understand the correlational research, and they will enhance their knowledge regarding case history method. सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर स्टडिंग बिहेवियर। किसी भी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, वो बेसिकली मोस्ट साइंटिफिक और मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड है। इट इज़ ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। इसमें जो ऑब्जर्वेशन की जाती है बिहेवियर की वो कंट्रोल कंडीशंस के अंदर की जाती है। इस पर रिसर्चर का फुली कंट्रोल होता है। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर ट्राइज टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है या जो रिसर्चर है वो बेसिकली जो स्टडी करता है वो ह्यूमन बिहेवियर का जो रिलेशनशिप है उसकी कॉज एंड इफ़ेक्ट के किस वजह से ये बिहेवियर अकर हुआ और इसका इफ़ेक्ट क्या आया, मतलब इसकी रीज़न क्या थी और इसका नतीजा क्या निकला इस बिहेवियर के अकर होने से। तो ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के बाद रिसर्चर को पता चलती हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी एक्सपेरिमेंटल मेथड के स्टेप्स कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले है फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम, देन हाइपोथेसिस, देन वेरिएबल्स, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स में हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और देन लास्ट में है ऑपरेटर्स। जैसा कि हमने अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कुछ स्टेप्स डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहले है फॉर्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम। फॉर्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफाई द प्रॉब्लम दैट ऑन विच थिंग एक्सपेरिमेंट हैज़ बिन कंडक्टेड एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है, ये देखना चाहिए कि उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का मेन मकसद क्या है, और उस जो मेन मकसद है और जो प्रॉब्लम जिस इशू पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसको प्रॉपरली क्लैरिफाई किया जाए। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को स्टेट किया जाए कि किसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की वजह क्या है, पर्पज़ क्या है। नंबर 2 पे जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। जब हम अपना प्रॉब्लम जो है वो स्टेट कर लेते हैं, इशू बता देते हैं कि जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, क्यों करने लगे हैं, अब हम उसके लिए मफरूज़े बनाते हैं। बेसिकली हाइपोथेसिस है एक मफरूज़ा, एक फ़र्ज़ की हुई स्टेटमेंट होती है कि जी हम जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर हम क्या क्या देखेंगे और हमें क्या क्या मतलब हासिल होगा इन फ्यूचर, जो इसके रिज़ल्ट्स होंगे, मतलब ये रिज़ल्ट्स होंगे। तो इट इज़ अ टेस्टेबल स्टेटमेंट दैट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द रिसर्चर्स टू एड्रेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे अब हमारे पास एक मेन इशू, मेन प्रॉब्लम मौजूद था, तो जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अब हम उसके ऊपर अपने हाइपोथेसिस बनाएंगे वन बाय वन, एक एक स्टेटमेंट बनाते जाएंगे। हाँ जी, हम इसमें ये भी इशू देखेंगे, ये भी इशू देखेंगे, ये भी, और उन इश्यूज़ को फिर हम टेस्ट करेंगे, हाँ जी क्या वाकई ही ये इश्यूज़ थे या नहीं थे। जैसे कि हार्ड वर्किंग इज़ ए सोर्स ऑफ सक्सेस, तो हमने एक हाइपोथेसिस बनाया है हार्ड वर्किंग इज़ ए सोर्स ऑफ सक्सेस, मतलब जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है तो उसे कामयाबी मिलती है। इसका मतलब है हमने ये एक स्टेटमेंट बना लिया, हम इसको टेस्ट करेंगे कि जी वाकई हार्ड वर्किंग से सक्सेस मिलती है कि नहीं।
तो जब हमारे एंड में रिज़ल्ट्स आते हैं तो हमें पता चलता है जी हाँ जी, हमारे जो रिज़ल्ट्स हमें बताते हैं जी वाकई ये दुरुस्त हुई बात कि नहीं। जब हम लोगों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जिन लोगों ने ज़्यादा मेहनत की उनके नंबर कितने आए और जिन बच्चों ने कम मेहनत की उनके नंबर कितने आए, तो ऑब्वियसली जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की होगी उनके नंबर ज़्यादा अच्छे होंगे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुए होंगे। तो हमारा ये जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ होगा कि जी वाकई हार्ड वर्किंग जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जाती है। नंबर 3 पे जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का स्टेप है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? मुतग़य्यरात, जिसको हम कहते हैं अ वेरिएबल इज़ सिंपली एनीथिंग दैट कैन वेरी। वेरिएबल बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो मुसलसल चेंज होती रहे, एक मुसलसल उसमें चेंजिंग्स आ सकती हों। द वेरिएबल ईदर कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी होता है और डिपेंडेंट भी होता है। तो बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो रिसर्चर अपनी रिसर्च में यूज़ करता है चेक करने के लिए उसका इफ़ेक्ट लोगों पे, सोसाइटी पे। तो अब वेरिएबल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग भी एक वेरिएबल है। हार्ड वर्किंग भी चेंज होता है। हार्ड वर्किंग ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत भी की जा सकती है, कम भी मेहनत की जा सकती है। तो उसका हमने इफ़ेक्ट चेक किया सक्सेस के ऊपर। तो सक्सेस भी हमें कामयाबी भी होती है और नाकामयाबी भी होती है, नाकामी भी हो जाती है हमें। तो ये वेरिएबल्स हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल फैक्टर मैनिपुलेटेड टू डिटरमिन दिस, इट्स कॉल्ड कैजुअल इफेक्ट्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इट कैन बी चेंज्ड, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग हेल्थ अफेक्ट्स हेल्थ। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेसिकली वो जो एक्सपेरिमेंटर है वो खुद उसको मैनिपुलेट करता है, खुद डिटरमिन करता है अपनी मर्ज़ी से। कोई भी हम वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर है वो यूज़ कर सकता है और उसका इफ़ेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक करता है। जी ये फ़लाना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो मैंने यूज़ किया, उसका इफ़ेक्ट मैंने दूसरे वेरिएबल पे चेक करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बात की है स्मोकिंग अफेक्ट्स हेल्थ। जो स्मोकिंग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जो मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया स्मोकिंग को। अब मैं उसका इफ़ेक्ट देख रही हूँ हेल्थ पे कि जी सेहत पर स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और हेल्थ डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, क्योंकि हेल्थ के ऊपर उसका असर आ रहा है ना। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जिसका इफ़ेक्ट हमने डिपेंडेंट पे चेक करना है। तो स्मोकिंग का इफ़ेक्ट हेल्थ पे आएगा। हेल्थ अच्छी होगी कि बुरी होगी? जितनी ज़्यादा स्मोकिंग करते जाएंगे ऑब्वियसली हेल्थ हमारी बुरी होती जाएगी, और जितनी कम स्मोकिंग करेंगे हमारी हेल्थ बेटर होती जाएगी। तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो दूसरा वेरिएबल यूज़ होता है रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल फैक्टर दैट कैन बी मेजर्ड, इट इज़ अफेक्टेड बाय और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली ये वो एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है जो मेजर किया जाता है एक्सपेरिमेंट में और जिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट चेक किया जाता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड एंड मेजर्ड बाय द, और ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम अपनी मर्ज़ी से चेंज करते रहते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब हेल्थ को मैं चेंज नहीं करूँगी, हाँ हेल्थ चेंज होगी, लेकिन वो किसकी वजह से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज होगी। मतलब हेल्थ जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था उसे मैंने खुद चेंज नहीं करना, वो चेंज होगी ज़रूर लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफ़ेक्ट की वजह से। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है या कम इफ़ेक्ट आ रहा है उस चीज़ का, जैसे भी स्मोकिंग को डिस्कस किया, स्मोकिंग बढ़ाएंगे तो हेल्थ बुरी हो जाएगी और अगर स्मोकिंग को कम करेंगे तो हेल्थ बेटरमेंट की तरफ जाएगी। तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट आया। इसी तरह इसकी डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम एग्जांपल देखें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक और एग्जांपल जो हम देख लेते हैं, इफ़ वी स्टडी मोर वी गेट गुड मार्क्स। अगर हम ज़्यादा स्टडी करते हैं तो हमारे नंबर अच्छे आते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अमाउंट ऑफ स्टडी, जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे। अब ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा, मेरा पेपर है, मैं जितना ज़्यादा पढ़ूंगी, अब मेरा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, मैं जितना ज़्यादा पढ़ूंगी मेरे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। तो जो मार्क्स हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है। जितना ज़्यादा पढ़ा मार्क्स उतने अच्छे हुए, जितना कम पढ़ा मार्क्स कम आ गए। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की एग्जांपल्स आपके सामने हैं।
नंबर 4 पे जो हमारा स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। द एक्सपेरिमेंटर यूज़ द ऑर्गेनाइज्ड मेथडोलॉजी टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंटर जो है वो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले कोई एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड यूज़ करता है। वो जो ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कहलाते हैं, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। जस्ट हम इनके नाम यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1 है रेंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन, नंबर 2 पे है मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन, नंबर 3 पे है फैक्टोरियल डिज़ाइन, नंबर 4 पे है बिफोर आफ्टर रिसर्च डिज़ाइन और नंबर 5 पे है ओनली रिसर्च डिज़ाइन। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। नंबर 5 पे सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब अब हमने अपने एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट्स का, अपने जो एक्सपेरिमेंट जिन पे करना है, जिन लोगों पे, उनका सिलेक्शन करना है। To study the effect of independent variable in experiment, one or more than one subject select। अब हमने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो स्टडी करना है, उसका इफेक्ट चेक करना है, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनके ऊपर हमने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करना है। इन एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट वन और मोर देन वन सब्जेक्ट्स कैन बी पार्टिसिपेट। एक एक्सपेरिमेंट में कम से कम एक या उससे ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। रिजल्ट्स को एक्सपेरिमेंट में कंपेयर करने के लिए हम अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 2 ग्रुप्स में, जिसमें पहले ग्रुप को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा ग्रुप हमारा है कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? वो ऐसा ग्रुप है जिसको हम ट्रीटमेंट कंडीशन देते हैं, any group that receives a treatment। और कंट्रोल ग्रुप अ ग्रुप दैट रिसीव्स नो ट्रीटमेंट, ऐसा ग्रुप जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पिछले अपने लेक्चर्स में कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप है जिसको हम ट्रीटमेंट कंडीशन देते हैं और देन उसका इफ़ेक्ट चेक करते हैं, जी अब उसके बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट आया है। लेकिन कंट्रोल ग्रुप को हम प्लेसिबो या जाली किस्म का ट्रीटमेंट देंगे या बिल्कुल ट्रीटमेंट देंगे ही नहीं, और देन हम उसका बिहेवियर चेक करेंगे। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बिहेवियर्स में काफ़ी फ़र्क हमें नज़र आएगा। अब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को एक एग्जांपल की सूरत में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है। हमने अपना हाइपोथेसिस बनाया है, गैप इन लर्निंग मेक्स द परफॉर्मेंस बेटर। अगर हम जब कोई चीज़ याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें जब हम गैप देते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। मतलब अगर आप कॉन्टीन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं और उसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट का अगर आपको ब्रेक मिल जाए तो आप रिफ़्रेश हो जाते हो और आप दोबारा से अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्टीन्यूसली पढ़ते जाओगे तो आप फेड अप हो जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है कि गैप इन लर्निंग मेक्स द परफॉर्मेंस बेटर। इसमें द पार्टिसिपेंट्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स एज एज, इंटेलिजेंस लेवल फॉर एक्सेट्रा। इसमें हम पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे जिनमें उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि उनकी एज रेंज है, उनका इंटेलिजेंस लेवल है, ये हम सेम रखेंगे। मतलब जो ग्रुप्स में हमने डिवाइड करना है, हर ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका लेवल सेम होना चाहिए। अब है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। 10 participants in the group who receive gap after learning and check their performance, they perform well। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 10 पार्टिसिपेंट्स हमने रखे और उनको हमने जब पढ़ाना शुरू किया, जब उन्होंने लर्न करना शुरू किया तो हमने बीच में उन्हें गैप दिया कुछ टाइम का, और उसके बाद उन्होंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया। आफ्टर दैट हमने उनकी परफॉर्मेंस चेक की तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें भी 10 पार्टिसिपेंट्स थे। 10 पार्टिसिपेंट्स इन दिस ग्रुप हु डिड नॉट रिसीव गैप आफ्टर लर्निंग, देयर परफॉर्मेंस वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसी तरह जो कंट्रोल ग्रुप थे उन्हें कोई लर्निंग के दौरान कोई गैप नहीं दिया गया, कोई ब्रेक नहीं दी गई, और हमने जब उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया तो वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री थी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो जिससे क्या साबित हुआ कि अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये बताता है, हमें ये साबित करता है कि अगर हम लर्निंग में स्टूडेंट्स को गैप दे दें पढ़ने में तो स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो है अपरेटस। अपरेटस कहते हैं सामान को,
कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जब हम, तो उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। द मटीरियल विच यूज़ इन द एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड अपरेटस। जो भी मटीरियल हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे वो हमारा अपरेटस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जिसमें स्टॉप वॉच, क्वेश्चनेयर, पेपर, पिक्चर्स, पेंसिल वगैरह चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट की। इसमें जस्ट हम इनके नाम पढ़ लेते हैं कि ये भी टाइप्स होती हैं एक्सपेरिमेंट की, जिसमें सबसे पहली टाइप है ट्रू एक्सपेरिमेंट, नंबर 2 पे है क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट, और अदर टाइप्स जो एक्सपेरिमेंट की हैं उसमें लैब एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट। अब हम कोरिलेशनल रिसर्च देखते हैं। पहले हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ा, अब हम कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। दिस मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये जो मेथड है बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी यूज़ होता है। इसमें जो एनालिसिस किया जाता है उससे हमें पता चलता है कि दो वेरिएबल्स जो हमने अपने रिसर्च में यूज़ किए उनके दरमियान कितना रिलेशनशिप था। A correlation is a single numerical value that is used to describe the relationship between two variables. जो कोरिलेशन है वो बेसिकली एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू से शो की जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कितना रिलेशनशिप है। A correlational study serves only to describe or predict behavior and not to explain it. जो बेसिकली कोरिलेशनल रिसर्च होती है वो जस्ट बिहेवियर को, किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है और उसको प्रिडिक्ट करती है कि इन फ्यूचर क्या क्या हो सकता है। उसको एक्सप्लेन नहीं करती उस बिहेवियर को, जस्ट उसको डिस्क्राइब करेगी और प्रिडिक्ट करेगी कोरिलेशनल रिसर्च। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अल्कोहल कंजप्शन एंड डिप्रेशन। अब हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कि अल्कोहल जो लोग यूज़ करते हैं उनमें डिप्रेशन कितना ज़्यादा होता है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम आगे टाइप्स के ज़रिए, कोरिलेशन की जो टाइप्स हैं उसके ज़रिए इस एग्ज़ाम्पल को साथ साथ देखते जाएंगे कि जी अल्कोहल का डिप्रेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, कि अल्कोहल के बढ़ने से क्या डिप्रेशन भी बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो ये जो सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं इसकी टाइप्स में कोरिलेशन की। टाइप्स और डायरेक्शंस ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की 3 टाइप्स या डायरेक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले है पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर है नेगेटिव कोरिलेशन, फिर है ज़ीरो कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? अ पॉजिटिव कोरिलेशन इज अ स्टेडी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन द सेम डायरेक्शन, मीनिंग दैट एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द अदर इंक्रीजेज एज वेल। जो पॉजिटिव कोरिलेशन है बेसिकली वो ये है कि दो जो वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन पे जाते हैं। मतलब अगर अल्कोहल की कंजप्शन हम बढ़ा रहे हैं, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा डिप्रेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट्स मीन ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, या फिर एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए। एक ही डायरेक्शन में जब चीज़ें मूव करती हैं तो वो पॉजिटिव कहलाती हैं। जैसे अगर अल्कोहल की कंजप्शन को कम कर दें तो डिप्रेशन कम होने लग जाएगा, तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है कि अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज़्यादा हो रही है। तो सेम डायरेक्शन में अगर चीज़ें जाएँ तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल कंजप्शन इंक्रीजेज देन डिप्रेशन ऑल्सो इंक्रीज। वही बात जो भी मैंने आपको की है कि अगर इसमें जो हमने एग्जाम्पल देखी थी, अगर अल्कोहल की कंजम्पशन को बढ़ाएं तो डिप्रेशन भी बढ़ता है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हम आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की तरफ। अ नेगेटिव कोरिलेशन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ द अदर डिक्रीजेज। अब इसमें नेगेटिव कोरिलेशन में ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो नेगेटिव होता है। किस तरह से, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे दोनों जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब दोनों मैच ही नहीं कर रहे, इसलिए ये नेगेटिव है। तो जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल जो डिस्कस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अल्कोहल कंजप्शन इंक्रीजेज बट डिप्रेशन डिक्रीजेज। जैसे कि अगर हम अल्कोहल की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो डिप्रेशन कम हो रहा है, मतलब डिप्रेशन नहीं बढ़ रहा। अल्कोहल की कंजप्शन को हम बढ़ा रहे हैं लेकिन डिप्रेशन कम हो रहा है, तो
तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों वेरिएबल्स, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब अल्कोहल का डिप्रेशन से इसका मतलब है कोई ताल्लुक नहीं है, नेगेटिव है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, जब अल्कोहल की कंजम्पशन को बढ़ाने से डिप्रेशन भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब उन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ भी ये नेगेटिव रिलेशनशिप है जी, वो बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अब हम ज़ीरो कोरिलेशन की तरफ आते हैं। अ ज़ीरो कोरिलेशन एग्जिस्ट्स व्हेन देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ टी ड्रंक एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। अब कुछ वेरिएबल्स ऐसे भी होते हैं जिनके दरमियान बिल्कुल भी कोई रिलेशनशिप पाया ही नहीं जाता। मतलब हमें एक गैदर्ड सा डाटा मिलता है, बिखरा हुआ था, स्कैटर्ड सा हमारे पास डाटा आता है। बेसिकली जब हम देख रहे हैं कि अल्कोहल की कंजम्पशन बढ़ रही है और डिप्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव में जा रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं अल्कोहल बढ़ रहा है तो डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव था। लेकिन अब हमने देखा जी अल्कोहल के बढ़ने से कुछ भी नहीं हुआ, ना डिप्रेशन हुआ ना कुछ हुआ, ऐसी की ऐसी चीज़ें खड़ी रहीं। तो इट्स मीन कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, ज़ीरो रिलेशनशिप है। जैसे उन्होंने यहाँ बात की कि जितनी ज़्यादा हम चाय पीते जाएँ तो हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बढ़ता है, ऐसा नहीं होता। हमारे लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे टी का कोई इफेक्ट नहीं है। जब हमने इस पर रिसर्च की, कंडक्ट की, तो ना इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप आया ना पॉजिटिव रिलेशनशिप आया। इसका मतलब है ये ज़ीरो कोरिलेशन है। जिसमें ना नेगेटिव रिलेशनशिप हो ना पॉजिटिव, तो वहाँ पे समझ लें ये ज़ीरो रिलेशनशिप के साथ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी कोरिलेशन की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, कौन सी वो वैल्यू है जिससे हमें पता चलता है जी इसमें रिलेशनशिप है, इसमें नहीं है, या इसमें कम है या ज़्यादा है। तो इसकी रेंज जाती है -1 से +1 की तरफ। ठीक है, जितना मतलब नेगेटिव कोरिलेशन होगी तो वो -1 की तरफ जाएगी, और जितनी पॉजिटिव कोरिलेशन होगी वो +1 की तरफ जाएगी। बस इसकी रेंज याद रख लें, -1 से +1 की तरफ इसकी रेंज होती है कोरिलेशन की, रिलेशनशिप चेक करने के लिए। ये स्टैटिस्टिकल फार्मूला के ज़रिए हम निकालते हैं, जिससे हमें पता चलता है जी हाँ जी हमारा रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब अगर हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, मतलब +1 की तरफ, तो इसमें हमें पता चलता है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन होगी वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में रिजल्ट आएंगे। तो ये थी हमारी कोरिलेशनल रिसर्च। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो कि हमारे आउटलाइन में 1.4 टॉपिक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जी द स्टडीज़ दैट डू नॉट टेस्ट स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। ऐसी स्टडीज़ जो कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप ना बताती हों, रिलेशनशिप नहीं बताती, वो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ होती हैं। इन दिस रिसर्च मेथड जनरल और सब्जेक्टिव बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स आर ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड। इसमें सिंपली हम जनरल और सब्जेक्टिव बिहेवियर लोगों का मेजर करते हैं, जिसमें उनकी एट्रीब्यूट्स और को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके बिहेवियर्स को हम ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको मेजर करते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। जनरली लोगों के बिहेवियर्स पे, लोगों की खसलतें जिसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उनको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ स्टडी वुड बी अ रिसर्चर इंक्वायरी इनटू द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। एक ऐसी स्टडी जिसमें रिसर्चर इंक्वायरी करता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की क्वालिटी के बारे में, कितने ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लोगों में पाए जाते हैं। तो रिसर्चर इसकी जो इंक्वायरी करेगा वो सिंपली हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी। अब टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड्स कौन कौन सी हैं, उसमें हमारे पास नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, केस हिस्ट्री मेथड है, सर्वे मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च है। ये हमारी डिस्क्रिप्टिव मेथड्स हैं। अब हम 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन मीन्स व्यूइंग और सीइंग। वी गो ऑन ऑब्जर्विंग समथिंग और अदर वाइल वी आर अवेक। ऑब्जर्वेशन बेसिकली वो है जो हम देखते हैं और जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं खुली आंखों से, जागते हुए जो चीज़ें हम देखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा। अकॉर्डिंग टू गॉर्डमैन एंड क्लाइटोन, अकॉर्डिंग टू गॉर्डमैन एंड क्लाइटोन क्या है ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन? ऑब्जर्वेशन स्टडीज एज दोज दैट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना और बिहेवियर इन अ नेचुरल सेटिंग।
ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ वो वाली स्टडीज़ होती हैं जो कि सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करती हैं डाटा को, जो ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है, ऐसा फिनोमेना जो सोसाइटी में नेचर में हमारे पास मौजूद है, हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं नेचुरल सेटिंग में, बिल्कुल नेचुरल सेटिंग में हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। मतलब हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में नहीं उसको करना, बल्कि हम उसको नेचुरल सेटिंग में जो हो रहा है आम रूटीन में आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, वो नेचुरल सेटिंग है। तो हाँ, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। इसकी जो नंबर 1 क्लासिफिकेशन है वो है ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ये वो वाली ऑब्जर्वेशन है जिसमें जो एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर है, जो रिसर्चर है वो कुछ भी मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, नेचुरली चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। जबकि ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन में है जिसमें जो रिसर्चर है वो इंटरफेयर करेगा। ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन में इंटरफेयर नहीं करेगा, ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन में इंटरफेयर करेगा। अब हम देखते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन, जो कि हमारे टॉपिक या आउटलाइन के अकॉर्डिंगली हमने जस्ट यही वाला टॉपिक डिस्कस करना है। ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन हम डिस्कस नहीं करेंगे। Naturalistic observation is a research method commonly used by psychologists and other social scientists. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कॉमनली मेथड ये यूज़ किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। ये वो टेक्निक है जिसमें चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ ऑफन यूटिलाइज्ड इन सिचुएशंस वेयर कंडक्टिंग lab research is unrealistic, cost prohibitive और would unduly affect the subject's behavior। ये रिसर्च उन सिचुएशन में कंडक्ट की जाती है जहाँ पे लैब रिसर्च ना की जा सकती हो, वहाँ पे हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जहाँ पे किसी भी बिहेवियर को हमने ऑब्ज़र्व करना है और जहाँ पे हम कॉस्ट नहीं लगा सकते, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो वहाँ पे हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब naturalistic observation differs from structured observation in that it involves looking at a behavior as it occurs in its natural setting with no attempts at intervention on the part of the researcher। naturalistic observation basically structured observation से different है। structured observation वो होती है जिसमें हम एक पूरा प्लान सेट करते हैं स्ट्रक्चरली और उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, लेकिन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में हम कुछ भी खुद से सेटअप नहीं बनाएंगे। जैसे अगर कोई डिज़ास्टर हुआ है तो वहाँ पे अपने लोगों का बिहेवियर चेक करना है, फ्लड आ गया, हमने वहाँ पे लोगों का बिहेवियर चेक करना है, तो वो हमने खुद तो नहीं किया ना, वो नेचुरल सेटिंग में होगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगी उसमें हम खुद कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स कैंटीन पे 2 ग्रुप्स बैठे हुए हैं, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, फाइटिंग बिहेवियर। तो मैं क्या करूँगी, अब दोनों ग्रुप्स लड़ नहीं रहे, वो चुप करके बैठे हुए हैं, तो मैं उन दोनों के दरमियान ऐसी बात क्रिएट करवा दूँगी, पहले एक के पास जाऊँगी फिर दूसरे के पास कि उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, उसने तुम्हारे बारे में। थोड़ी देर बाद बैठ के मैं सामने टेबल पे उन दोनों को लड़ता देखूँगी, उन दोनों ग्रुप्स को, वो खूब लड़ेंगे। तो क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन थी, मैंने खुद इसको स्ट्रक्चर किया और फिर आराम से बैठ के मैंने इसको ऑब्जर्व किया। लेकिन जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट है, वो नेचुरल सेटअप में ऑब्जर्वेशन की जाती है, नेचुरल सेटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम बिहेवियर सच एज इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। बिल्कुल इसी तरह अगर मैंने नेचुरली आप लोगों को मतलब क्लासरूम सेटअप में एक टीचर ने आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, तो ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, मैंने खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये टीचर का खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं होता। उसमें सिंपली हम स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्लासरूम बिहेवियर, क्लासरूम के जो एस्पेक्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। ये एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। अब हम ऑब्जर्वेशन की सब टाइप्स देख लेते हैं। इट हैज़ 2 सब टाइप्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इन दिस रिसर्चर और ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट इन द स्टडी, फॉर एग्जाम्पल इन क्लासरूम। ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है जिसमें रिसर्चर और ऑब्जर्वर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 2 पे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, इन दिस ऑब्जर्वर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द स्टडी एंड ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन ऑब्जर्वर ज्वाइन एम्प्लॉयज़ फॉर मीटिंग्स विदाउट इंटरफेयरिंग एट ऑल। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसमें ऑब्जर्वर खुद पार्टिसिपेट नहीं करता और दूर फासले पर रहकर उस लोगों को ऑब्ज़र्व करता है। जैसे कि अब एम्प्लॉयज़ की मीटिंग चल रही है और मैं एज अ ऑब्ज़र्वर चुप करके एक साइड पे बैठ के उन लोगों को सुन रही हूँ, देख रही हूँ, ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तो इंटरफेरेंस नहीं है मेरी उसमें, ठीक है। तो ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगी। उसके बाद है, अब हम देखते हैं जी ऑब्जर्वेशन मेथड या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं क्या। तो एडवांटेजेस ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इट अलाउज द रिसर्चर्स टू डायरेक्टली ऑब्जर्व द सब्जेक्ट इन अ नेचुरल सेटिंग। ये रिसर्चर को अलाउ करती है कि जी किसी भी बिहेवियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सके नेचुरल सेटिंग में, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगी। इट कैन बी स्टडी थिंग्स दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन अ लैब ड्यू टू एथिकल कंसर्न्स। ऐसी चीज़ों को भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम लैब में मैनिपुलेट नहीं कर सकते एथिकल कंसर्न्स की वजह से। एथिकल इश्यूज होते हैं, हमारे इखलाकियात होती हैं कुछ, तो अब हम जान के तो फ्लड नहीं ला सकते ना, तो लोगों की जानों का नुकसान तो नहीं कर सकते, तो हम इसको नेचुरल सेटिंग में देखेंगे, हम खुद से नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि यहाँ एथिकल इश्यूज हैं। इट कैन हेल्प सपोर्ट द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च बट क्वाइट अनदर टू एक्चुअली ऑब्जर्व दोज फाइंडिंग्स एक्चुअली अकरिंग इन अ नेचुरल सेटिंग। अच्छा, ये किसी भी रिसर्च की जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी जिसको हम कहते हैं जनरलाइज करना चीज़ों को। जनरलाइज हम किस तरह करते हैं, मतलब एक मैंने अगर रिसर्च की है तो मैं उसको सब पे जनरलाइज कर दूंगी जी सब ऐसे हैं, ठीक है। अगर मैंने एक डिज़ास्टर में चंद लोगों का बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया है और मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं बहुत पैथेटिक होते हैं, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, तो मैं उनको सब के ऊपर वैलिडेट कर दूंगी, एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी जी सब के साथ। अगर कहीं भी किसी को कोई डिज़ास्टर का सामना करना पड़े तो सभी परेशान होते हैं, तो ये हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी को सपोर्ट करने में हेल्प देती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसको हम नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट करते हैं। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पीपल में बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे नो दे आर बीइंग वॉच्ड। अच्छा, अगर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में जो नुकसान है वो ये है कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। पीपल में ट्राई टू बिहेव इन अ सर्टन वे इन ऑर्डर टू कन्फर्म विद व्हाट दे थिंक द रिसर्चर एक्सपेक्ट टू सी। और अगर लोगों को ये पता चल जाए कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो अपना बिहेवियर इस तरह से चेंज कर लेते हैं कि जिस तरह उन्हें पता चल जाए कि रिसर्चर जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो ऐसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट ऑब्जर्वर्स मे ड्रॉ डिफरेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम द सेम विटनेस्ड बिहेवियर। अब इसी तरह नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में हर रिसर्चर या हर ऑब्जर्वर का अपना माइंड सेट है। हो सकता है एक ऑब्जर्वर कुछ ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करे और एक कंक्लूजन की तरफ आ जाए, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर ने वो चीज़ें ऑब्जर्व ना की हों, ठीक है। तो इन दोनों की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकती है और इनका जो कंक्लूजन है वो भी डिफरेंट हो सकता है, तो डिफरेंट रिजल्ट इसमें आ जाते हैं बाज़ औक़ात नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो सेकंड मेथड है वो है केस हिस्ट्री मेथड। केस स्टडीज़ आर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ए सिंगल पर्सन, ग्रुप, इवेंट और कम्युनिटी। केस स्टडीज़ बेसिकली एक पर्सन, एक ग्रुप या एक कम्युनिटी या एक इवेंट की मुकम्मल तौर पे इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है। किसी एक पर्सन, किसी एक ग्रुप, किसी एक इवेंट या एक कम्युनिटी की इन डेप्थ जो हम स्टडी करते हैं वो केस स्टडी कहलाती है। टिपिकली डाटा आर गैदर्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड बाय यूजिंग सेवरल डिफरेंट मेथड्स, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरव्यूज़। जो डाटा है इसके लिए वो मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए इकट्ठा किया जाता है, डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं जैसे कि ऑब्जर्वेशंस और इंटरव्यूज़। अब केस हिस्ट्री क्या है? केस हिस्ट्री आर डिटेल्ड अमाउंट ऑफ फैक्ट्स affecting the development or conditions of a person or group under treatment or study, especially in medicine, psychiatry और psychology. बेसिकली जो केस हिस्ट्री है वो एक कंप्लीट डिटेल अकाउंट है किसी भी पर्सन का, ठीक है। वो कब पैदा हुआ,
और किस तरह से उसने अपनी एजुकेशन इनिशिएट की, वो किस तरह उसने जॉब हासिल की और वो यहाँ इस सिचुएशन में कैसे पहुँचा, उसकी कंप्लीट स्टडी की जाती है। उसकी डेवलपमेंटल जो प्रोसेस हैं, उसके सारे फैक्ट्स, उसकी सारी कंडीशंस, उसके तमाम जो ग्रुप्स हैं इर्द गिर्द के, उन सब की उसकी स्टडी इन डेप्थ की जाती है। जब हम किसी भी जब अगर हम किसी पर्सन का ट्रीटमेंट कर रहे हों, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया, ठीक है, तो मैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लूँगी, ये शुरुआत कहाँ से हुई, कि पहले भी इसे कभी ये इशू तो नहीं हुआ, इसकी बचपन कैसा था, बड़ा जब ये बड़ा हो गया तब कैसा था, वो सारी चीज़ें। तो इस केस हिस्ट्री का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो मेडिसिन में, साइकेट्री में और साइकोलॉजी में किया जाता है। It involves studying a person's life and experiences to determine the cause of certain behaviors and present real life accounts of what happened to an individual, group, firm or any component of society over time. तो जो हम किसी पर्सन की लाइफ की जो स्टडी करते हैं और उसको उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, बेसिकली उसके बिहेवियर को डिटरमिन करने के लिए, जो उसकी प्रेजेंट रियल लाइफ है उस पर जो असरात मुरतब हुए हैं, वो किस वजह से, किन चीज़ों के असरात हुए हैं, तो हम उसके लिए उसकी पूरी ज़िंदगी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये केस हिस्ट्री कहलाएगी। किसी भी पर्सन की, किसी ग्रुप की, किसी फर्म की, किसी भी कंपनी की, किसी कंपनी की भी हम केस स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए टेक्निक्स कौन सी यूज़ की जाती हैं केस हिस्ट्री के लिए? टेक्निक्स जो हैं वो है, केस स्टडीज़ आर वाइडली यूज्ड इन साइकोलॉजी एंड अमंगस्ट द बेस्ट नोन वर द वंस कैरीड आउट बाय सिगमंड फ्राइड। केस स्टडी का जो मेथड है वो साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसको जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया वो सिगमंड फ्राइड, जो कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस था, उसने यूज़ किया था। He conducted very detailed investigations into the private lives of patients in attempt to both understand and help them overcome their illness. उसने जो पेशेंट्स होते थे उनकी जो प्राइवेट लाइफ्स हैं उनको कम्प्लीटली डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया कि वो इस इलनेस में किस तरह पहुँचे, उसकी वजूहात क्या थी, ताकि वो उसको इन बीमारियों से निकाल सके। तो सिगमंड फ्राइड ने जो पेशेंट्स थे उनकी ज़िंदगियों पे डिटेल इन्वेस्टिगेशंस की थी। In order to produce a fairly detailed and comprehensive profile of the person, psychologist may use किसी भी पर्सन की जो कंप्लीट प्रोफाइल और उसकी डिटेल हासिल करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट जिन टेक्निक्स का यूज़ करता है वो ये होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम रिकॉर्ड्स देख लेते हैं, उसके पर्सनल रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसे उसके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हो गए या फिर उसकी बर्थ के रिकॉर्ड हो गए। तो उसके बाद इंटरव्यू उसके घर वालों से भी इंटरव्यू किया जाता है, उस पर्सन से इंटरव्यू किया जाता है। ऑब्जर्वेशन, फिर जो साइकोलॉजिस्ट है वो खुद भी ऑब्जर्व करता है, बिहेवियर भी, लोग उसके पेरेंट्स का, उसके दोस्तों का, वो सबसे मीटिंग्स रखता है। और फिर सेल्फ रिपोर्ट्स। उसके बाद जो अपनी तौर पे वो जो साइकोलॉजिस्ट है अपनी भी एक सेल्फ रिपोर्ट देता है कि जी हाँ जी, कि ये रीज़न्स हो सकती हैं, और वो सबसे जो पेशेंट है उससे भी सेल्फ रिपोर्ट लेता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है केस हिस्ट्री को हासिल करने के लिए। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी देख लेते हैं। सबसे पहले है जी नैरो फोकस। अ सिंगल एंटिटी इज स्टडीड लिमिटेड एस्पेक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जो इसकी सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है केस स्टडी की वो ये है कि ये नैरो फोकस करती है, ये एक सिंगल पॉइंट पे बहुत मतलब लॉन्ग इस पे स्टडी करती है। तो नंबर 2 पे है डिस्क्रिप्टिव, हाईली डिटेल्ड, ट्राइंग टू कलेक्ट एज मच एज पॉसिबल इंक्लूडिंग द कॉन्टेक्स्ट। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं, हाईली डिटेल्ड मटेरियल इसमें कलेक्ट किया जाता है, एक पर्सन से रेलिवेंट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट से रेलिवेंट प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब किया जाता है। नंबर 3 पे है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा। इसमें हम लोग डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग्स होती हैं जिसमें फीलिंग्स, बिलीव्स, इंटरप्रिटेशन, ये चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं और सब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं। जो आपकी फीलिंग्स, जो बिलीव्स हैं वो सब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग्स में है। फीलिंग्स और बिलीव्स इंसान खुद बता सकते हैं तो वो सब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग है। ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग में हम उसकी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो नंबर 4 पे है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स बिहेवियर, हिज एनवायरनमेंट, इंसाइट टू द नेचर ऑफ द केस ऑफ सफरिंग, पर्सनल
सोशल, इमोशनल एंड एजुकेशनल एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली जाती है किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेक करने के लिए, वो किस इन्वायरमेंट में पला बड़ा, किस नेचर और का वो मालिक था, उसे जो पर्सनल, सोशल, इमोशनल और एजुकेशनल एबनॉर्मेलिटीज़ किस किस तरह की फ़ेस करनी पड़ी, हर तरह की उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। तो ये केस स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम देखते हैं केस स्टडी के स्टेप्स कौन से हैं केस स्टडी को कंडक्ट करने के। जैसे हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी को कंडक्ट करने के स्टेप्स देखे थे, तो इसके भी 6 स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे डिटरमिन टॉपिक। सबसे पहले आप टॉपिक डिटरमिन करते हो कि आपने केस स्टडी करनी किसकी है, ठीक है, और उसका इशू क्या है, तो हम टॉपिक डिटरमिन करेंगे। नंबर 2 पे हम डिटरमिन टाइप ऑफ केस स्टडी मेथड, फिर हम अपना केस स्टडी मेथड लगाएंगे, उसमें हमने कौन सा केस स्टडी मेथड लगाना है उस पर। नंबर 3 पे जिस तरह हमने उसके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कुछ मेथड्स पढ़े थे, इसी तरह इसके भी मेथड्स होते हैं केस स्टडी के भी। नंबर 3 पे हम देखते हैं सिलेक्ट पार्टिसिपेंट, फिर हम अपना पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं कि हमने स्टडी करनी किस पे है। नंबर 4 पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्शन मैंने आपको बताई है किस तरह की जा सकती है, रिकॉर्ड्स के ज़रिए और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए, सेल्फ रिपोर्ट के ज़रिए डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर हम जो डाटा कलेक्ट कर लिया है नंबर 5 पे हम उसको एनालाइज करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके रिज़ल्ट्स निकालेंगे। जी हाँ, इस पर्सन में ये जो प्रॉब्लम या ये जो प्रॉब्लम थी इसकी रीज़न क्या थी, वो सारी हम उसको एनालिसिस देंगे, कहाँ कहाँ इसको इश्यूज़ फेस करने पड़े। तो और नंबर 6 पे फाइनली हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। हम पूरा एक रिपोर्ट राइटअप करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग से लेकर अपने सब जो टॉपिक डिटरमिन किया था वहाँ से लेकर हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, और इवन देन कि हम उसके रिज़ल्ट्स तक डालेंगे इसमें राइटअप रिपोर्ट में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं केस स्टडी की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जो केस स्टडी है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स इंसाइट फॉर फर्दर रिसर्च। ये फर्दर रिसर्च के लिए भी हमें इंसाइट देती है, मतलब हम आगे भी रिसर्च कर सकते हैं इसको देखते हुए। नंबर 3 पे परमिटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अदरवाइज इम्प्रैक्टिकल और अनएथिकल सिचुएशंस। तो हम ऐसी सिचुएशन में जिन सिचुएशंस में रिसर्च ना की जा सकती हो वहाँ पे भी हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं केस हिस्ट्री मेथड के ज़रिए, ठीक है। 1 to 1 एक एक पर्सन की हम सिंगल जो केस हिस्ट्री लेंगे तो वो हम कंडक्ट कर सकते हैं। समटाइम हम सब पे इकट्ठी रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते, तो उस पर हम केस हिस्ट्री मेथड यूज़ करते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद हम लिमिटेशंस देखते हैं। इट कैन नॉट बी जनरलाइज द रिजल्ट्स टू वाइडर पॉपुलेशन। क्योंकि हमने ये 1 या 2 पर्सन से केस हिस्ट्री ली है, तो हम इसको ओवरऑल पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते कि जी हाँ जी सब लोगों के ये इश्यूज़ हैं। रिसर्च नंबर 2 पे रिसर्चर्स ऑन सब्जेक्टिव फीलिंग्स में इन्फ्लुएंस द केस स्टडी। इसमें रिसर्चर बाइसनेस भी आ जाती है कि सम टाइम रिसर्चर जो खुद फील कर रहा हो सकता है वैसा ना हो सकता है जो सामने बताने वाला है उसको जो रिसर्चर फील कर रहा है या उसको जो परसीव कर रहा है वो वैसा ना हो। तो ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स जो है रिसर्चर की वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं अगर उसने गलत उसको एनालाइज कर लिया। नंबर 3 पे है डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट। इसको हम मुश्किल से दोबारा रेप्लिकेट कर सकते हैं ऐसी स्टडीज़ को जो केस स्टडी रेप्लिकेशन होती है दोबारा से कंडक्ट करना, कोई स्टडी उसी स्टडी को दोबारा कंडक्ट करना, तो हम इसको मुश्किल से ही रेप्लिकेट करते हैं। और नंबर 4 पे टाइम कंज्यूमिंग। इट इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो ये हमारी थी केस हिस्ट्री मेथड। अब ओवरऑल हमने इसमें जो सारे मेथड्स पढ़े हैं जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड और उसके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने कोरिलेशनल और केस हिस्ट्री मेथड और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन देख ली। तो होपफुली आप सबको ये समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी हमारा टॉपिक रह गया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रेलिवेंट, वो इंशाल्लाह उसमें कंप्लीट कर लेंगे हम। आई होप सो कि आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।